हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है हमारा ये रीजनिंग का जो सेशन दोस्तों ये डेली बेसिस पे कराया जाता है। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता हो। यानी कि जो ही हमें पांच जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को जो है हमें सीक्वेंस में, यानी जो उनका सही क्रम है उस तरह से इन्हें अरेंज करना है। ओके, चलिए देखिए, प्राथमिक है, निम्न माध्यमिक है, बालवाड़ी है, विश्वविद्यालय है और उच्च माध्यमिक है। ये हमारी एजुकेशन के क्रम को है। जब हम छोटे थे तो पहले किस में जाते थे, तो बालवाड़ी हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद जब हम उससे थोड़े से बड़े हुए तो फिर किस में जाने लगे हम लोग पढ़ने, प्राथमिक में जाने लगे। अब प्राथमिक से फिर बात करो आप तो किस में जाने लगे, निम्न माध्यमिक में गए, ऑप्शन नंबर 2। निम्न माध्यमिक से थोड़ा सा और सीक्वेंस आगे बढ़ा तो हम किस में गए, उच्च माध्यमिक में गए। और उसके बाद जब हम उच्च माध्यमिक को यानी कि इंटरमीडिएट के क्लास को जब हम पूरा कर लिए, 10+2 हम जब पास हो गए तो किस में गए, हम लोग गए विश्वविद्यालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यानी कि हमारा एकदम राइट सीक्वेंस है 3, 1, 2, 5, 4। देखिए कहाँ है ऑप्शन में 3, 1, 2, 5, 4। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि पहले हम किस में गए, पहले हम गए बालवाड़ी में, उसके बाद प्राथमिक क्लास में गए, उसके बाद हम लोग गए निम्न माध्यमिक में, फिर उच्च माध्यमिक में और लास्ट में हम लोगों ने विश्वविद्यालय को देखा। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों और पूछ रहा है हमें कि श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ओके, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहले हम लोग नंबर्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 188, 187, 183, 174 और फिर है हमारा 158। ये हमारा जो है नंबर दिया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा दोस्तों, एक बात आप समझो, जब भी संख्याएं ना आपको ऐसी दिखें, यानी कि जब भी संख्याएं ना पास पास हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस नंबर्स का जो संख्याएं पास पास हो उनका हम पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे संख्याएं नज़दीक नज़दीक है, निकटवर्ती है, समीप समीप है। 188 है, 87 है, 83 है, 74 है, 158 है, संख्याएं पास पास है। ओके, देखिए 188 से 187 आया, यानी कि -1 यहाँ पे हो रहा है। 187 से अगर आप 183 पे जाओ तो कितना कम हो रहा है, -4 की यहाँ पे कमी हो रही है। 183 से अगर हम 174 पे जाते हैं तो 174 में कितना ऐड करो आप, तो 174 में अगर आप 9 को ऐड करो तो 183 आ जाए, यानी कि -9 की यहाँ पे कमी हो रही है। 183 से हम 174 यानी कि -9। ओके जी, अब देखो 174 से जब हम 158 पे जाएंगे तो कितना यहाँ पे कम होगा, तो आप देखो यहाँ पे आप माइनस कर लो, 14 से 8 गया, हमारा हो जाएगा 6 और यहाँ पे बचा 6, हाँ 16। यहाँ पे -16 की कमी है। और नेक्स्ट हमें पता लगाना है यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, जब हम इन नंबरों को देखते हैं तो देखो 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। कहीं ना कहीं हम ये जो संख्याएं हैं वो अपने आप में स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर, फिर देखिए 1 है, फिर 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करते हो जाएगा हमारा 25 और वहाँ पे हम लोग माइनस ऐड कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया है, माइनस में 2 का स्क्वायर किया, माइनस में 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, तो जो नेक्स्ट आएगा ना वो 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि -25 हो जाएगा। हो गया। तो अब आप यहाँ से 158 से -25 को आप घटा दो यहाँ से। तो जब 158 से -25 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, अब घटा के देखो, 8 में से 5 गया, हो गया हमारा 3, और 15 में से 2 गया, कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि हमारा क्या आया, 133। ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से सी सही है, 133। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उनमें से जो अलग है उसे हमें फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन में क्या है, पहले है हमारा सेना, उसके बाद है न्यायपालिका, उसके पास है बाद है विधायिका, और उसके बाद है कार्यपालिका। अच्छा एक बात समझो, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों जो है ना वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था से कौन संबंधित है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था से ये विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था का सेना से क्या संबंध है, यानी कि सेना राज्य व्यवस्था से अलग है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग है, सेना जो है इनसे अलग है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न क्या है, सेना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि एक निश्चित कोड में लिखे जाने पर डर्टी को 24759 और फॉर्म को 1863 के रूप में लिखा गया, तो उसी कोड का उपयोग करके ARAID को लिखना है हमें, उसको उपयोग करके क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज़ देखो आप, डर्टी के लिए क्या दिया गया है, DIRTY, डर्टी के लिए कोड क्या दिया है, 2 4 7 5 और 9। ओके जी, दिया हुआ है। अच्छा इन कोड को मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, या तो अल्फ़ाबेट के नंबर रहते हैं, जैसे यहाँ पे डी अगर चौथे स्थान पे आता है तो 4 दिया रहेगा, या तो फिर डी का जो अपोजिट होगा, डी का अपोजिट होता है डब्लू जो अल्फ़ाबेट में आता है वो दिया रहेगा। ओके, तो डब्लू तो होगा नहीं दूसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD चौथे नंबर पे आता है, तो हो सकता है 2 है तो उसका हाफ क्या होगा, 4D जो है वो 4th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का हम हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2। हो सकता है भाई ऐसे सीक्वेंस हो। अच्छा चलो आई का चेक कर लेते हैं, तो आई का क्या हो सकता है, आई का होता है लेटर में 9। अब इसका अगर हम हाफ करें तो कितना होगा 4/5, लेकिन यहाँ तो 4 दिया हुआ, यानी कि ये तो कन्फर्म हो गया कि अल्फ़ाबेट के नंबरों को लेकर ये सीक्वेंस जो है ये कोडिंग नहीं की गई है। यानी कि यहाँ से ये हमें पता चला कि जो ये कोडिंग जो है ना अपने आप में स्वतंत्र है, जो नंबर्स हैं वही इनके कोड जो यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि डी के लिए 2 ही होगा, आई के लिए 4 होगा, आर के लिए 7 होगा, टी के लिए हमारा 5 होगा और वाई के लिए 9 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे फॉर्म का जो कोड दिया हुआ है FOAM, ये भी उसी तरह से होगा। F के लिए हमारा 1 हो जाएगा, F के लिए 1 हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख लो F जो है E के बाद F आता है, F छठे नंबर पे आएगा, छठे नंबर पे आएगा। अल्फ़ाबेट की बात करें तो F छठे नंबर पे आएगा, 1 दिया हुआ है यार, कोई भी बात नहीं होगा। F का अपोजिट W होता है, वो भी यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो चलो नहीं, F का अपोजिट U होता है, तो U भी अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे थोड़ी ना आएगा, यानी कि ये भी अपना जो कोड दिया हुआ है ना यही कोड यहाँ पे फॉलो करेगा 1863। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की मुझे कन्फर्म है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पैटर्न बताया कि इस तरह से कोड को यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, तो चलो डर्टी के लिए ये कोड है, फॉर्म के लिए ये कोड है, तो हमें किसके लिए कोड पता करना है, तो ARID के लिए हमें कोड पता करना है। तो देखो A के लिए क्या दिया हुआ है, A के लिए 6 दिया हुआ है, तो A के लिए हमने यहाँ पे 6 लिख लिया।
आर के लिए क्या दिया हुआ है, तो आर के लिए हमारा 7 दिया हुआ है, तो आर के लिए हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। आई के लिए क्या दिया हुआ है, तो आई के लिए 4 दिया हुआ है, आई के लिए हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। और बचे हमारे डी, तो डी के लिए क्या दिया हुआ है, शुरू में 2 दिया हुआ है, तो डी के लिए हमने 2 लिख लिया। यानी कि ARID के लिए हमारे पास कोड क्या हो गया, तो ARID के लिए हमारे पास कोड हो गया 6742। 6742 यहाँ पे 6742। ऑप्शन की अगर बात करो तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए अच्छे से मैंने आपको प्रयास किया कि जिस प्रकार के कोड जो है किए जाते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास किया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द जो है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके अच्छा देखो, आप अलमारी का दिया हुआ है संबंध किससे संग्रहण करना, यानी कि आप देखो जब आपके घर में कोई अलमारी होगा तो आप उसमें क्या करते हो, अपने कपड़ों को उसमें व्यवस्थित करके संग्रहित करके कलेक्ट करके रखते हो ना जी। अलमारी का काम है किसी भी चीज को अच्छे से संग्रहित करके रखना, व्यवस्थित करके रखना। तो उसी प्रकार कुर्सी का क्या काम है, कुर्सी का बताओ काम क्या है, तो कुर्सी का काम क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, सब जानते हैं कुर्सी का कार्य होता है उस पर बैठना ही होता है ना। कुर्सी का अगर कहीं कुर्सी रखी हो तो उस पर लोग कपड़ा तो रखेंगे नहीं रखेंगे ना जी, उस पर लोग बैठने का ही तो काम करेंगे ना। तो कुर्सी का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैठना। ठीक है ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ओके चलो देखते हैं इसे। यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है 6, 12, 30 और 4 और 3, 7, 16, 90, 2, 3, 18 है, क्वेश्चन मार्क है, 14 है, 5 और 3। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जो हमें सॉल्व करना है वो इन इतने ही हिस्से से सॉल्व करना है। ऊपर वाला हिस्सा तो क्वेश्चन मार्क में है, यानी कि इन्हीं चारों ऑप्शन को, यानी कि जितना मैंने यहाँ पे राउंड किया है उसी को सॉल्व करके लाना है ना जी, उसी को सॉल्व करेंगे, उसी नंबर्स को का यूज करके जो हमें क्वेश्चन मार्क पे जो आएगा वो लाना है। अच्छा चलो, तो आप देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व, नंबर्स को सॉल्व करके ये वाला कैसे आएगा, आइए हम देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर 12 है और 30 है, 12 है और 30 है, तो 12 और 30 को दोस्तों अगर हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 12 और 30 को ऐड करते हैं तो होता है 42, और 4 और 3 को ऐड कर ले तो कितना हो जाता है, होता है 7 होता है। अगर 42 में 7 को हम डिवाइड कर दे तो कितना होगा, 6 होगा। सही है जी, यहाँ पे तो बिल्कुल देखिए इतने ही जो 4 नंबर है घेरे में उनका यूज करके 6 आ गया। तो वैसे ही घेरा में इनको भी हम यूज कर लेते हैं। अब देखो 16 और 19, 16 16 32 और 3 कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया, और 3 और 2 को ऐड किया तो 5 हो गया, नीचे वाले को ऐड किया तो 5 हो गया। तो 5 से अगर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे ये भी करेक्ट है। ओके अब देखो, तो अब पता चल गया ना हमें कैसे होगा। 18 को और 14 को आप ऐड करो, तो 18 और 14 को अगर हम ऐड करते हैं तो 18 और 14, 14 14 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो गया। और 5 और 3 को हमने यहाँ पे ऐड करा तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का, आइए से सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है हमसे कि काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। अच्छा काजल है, काजल अपने घर के दक्षिण में, अच्छा अगर आप मान लो कि ये काजल का घर है, ये जो है ये काजल का घर है, तो काजल अपने घर के दक्षिण में, ये काजल का घर है, होम उसका काजल का ये घर है, तो काजल अपने घर के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण जाएगी, कितने मीटर तक चलती है,
25 मीटर तक जो है काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी चलती है। ठीक है, 25 मीटर की दूरी चली, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर की दूरी चलती है। अच्छा, काजल आती है और फिर बाएं ओर मुड़ती है। कितना मुड़ती है? बाएं ओर मुड़ती है और 10 मीटर की दूरी चलती है। अच्छा देखो, 25 मीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है और 10 मीटर की दूरी जो है यहाँ से वो चलती है। ओके, 10 मीटर ये चलती काजल। ओके, चलती, यहाँ तक हो गया। करे कि फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए, उत्तर की ओर मुड़ते हुए मतलब कि क्या? उत्तर की ओर मुड़ते यानी कि फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अच्छा चलो, फिर उसको उत्तर की तरफ मुड़ाते हैं और 20 मीटर, ये टोटल दूरी जो है यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी 25 से, तो उससे छोटा ही होगा ना ये 20 जब भी होगा, तो ये 20 मीटर की दूरी चलती है और अपने घर की ओर चलने लगती है। अच्छा, यहाँ तक वो पहुँच गई है 20 मीटर चलकर और अपने घर की ओर चलने लगती है। यानी कि देखो, घर यहाँ पे है, ऐसे चलती है, तिरछा चलेगी ना, क्योंकि ये जो टोटल दूरी थी ये वाली, ये 25 मीटर की थी, ये वाली जो दूरी है वो 25 की है और जो ये वाली 20 की है। तो पूछ क्या रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रही है। तो देखो, यहाँ से वो फिर तिरछे जा रही है, ऐसे जा रही है ना यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो किस दिशा में जा रही है? तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। देखो, इधर जो जा रही है पश्चिम में जा रही है और ऊपर उत्तर की तरफ है, तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है हमसे कि पुष्पा ने अपनी सहेलियों सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा, किसने? पुष्पा ने क्या कहा कि राधा की नानी का इकलौता दामाद राधा है। ये मान लो आप राधा है, तो राधा की नानी यानी कि पहले राधा की माँ होगी और फिर राधा की माँ की जो माँ होगी वो राधा की नानी हो जाएगी। हो गई, राधा की माँ कौन हो गई? राधा की नानी हो गई। ओके, और ये इनकी माँ हो गई। ओके, अच्छा, कह रहे कि राधा की नानी का इकलौता जो दामाद है, यानी कि इकलौता दामाद, यानी कि राधा की नानी का इकलौता दामाद यानी रानी का पिता, ये रानी का जो यहाँ पे फादर हो जाएगा, ये वाला इसकी माँ का पति। ओके, पिता जो है इकलौता दामाद सुजाता का पिता है। किसका पिता है? सुजाता का पिता है। ओके, यहाँ पे हो जाता है सुजाता, यहाँ पे हो गया सुजाता, सुजाता का पिता है। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करें कि सुजाता का राधा से क्या संबंध है। भाई तो सीधी सी बात है ना, ये राधा की माँ है और ये राधा के पिता हैं, ये राधा के पिता हो गए, ये राधा के पिता हो गए, तो सुजाता के भी तो पिता होंगे, तो राधा और सुजाता क्या हो जाएंगे? राधा और सुजाता आपस में ये दोनों बहनें हो जाएंगी, तो राधा और सुजाता हो जाएंगे आपस में बहनें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि P का अर्थ घटाव, अच्छा किस चीज़ का P का अर्थ है घटाव, P का अर्थ यहाँ पे माइनस है, Q का अर्थ क्या है? Q का अर्थ है भागा। ओके, R का अर्थ क्या है? R का अर्थ है जोड़ और S का अर्थ क्या है? S का अर्थ है गुणा। तब हमें 15Q 3R 24P 12S2 का मान जो है फाइंड आउट करना है। अच्छा चलिए, 15Q का मान है भागा 3, R का मान है प्लस 24, P का मान क्या है? P का मान है माइनस 12, S का मान है गुणा 2 और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, चलो देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 में 3 से डिवाइड किए तो हमारा हो गया 5। ओके, प्लस 24 माइनस 12 में 2 से किया तो कितना हुआ हमारा 24, तो 24 से 24 से ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या बचा 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है हमसे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है गेहूँ, चावल और अनाज।
गेवल चावल और अनाज को अगर हम वेन डायग्राम से निरूपित करें तो कैसे निरूपित कर सकते हैं? आप देखो, अनाज, ये मान लो कि ये बड़ा वाला हिस्सा अनाज है, ये बड़ा वाला हिस्सा अनाज है। ओके, तो एक बात समझिए आप, अनाज का ही तो बड़ा वाला हिस्सा अनाज है, तो अनाज में क्या आ जाएगा? अनाज में हमारा ये गेहूँ आ जाएगा गेहूँ अनाज में, और अनाज में ही हमारा आ जाएगा क्या? चावल। यार एक बात समझिए, अनाज को ही तो हम गेहूँ भी कहते हैं और अनाज तो ही चावल है, तो अनाज के अंदर ही तो गेहूँ और चावल आ जाएगा ना। तो ऐसा जो डायग्राम होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है? ऐसा डायग्राम, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से ये वाला सही है, यानी ये डायग्राम होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं और उस संख्या का चयन करें जो पासे के 3 अंकित फलक के विपरीत फलक पे होगा। कुल मिलाकर 3 के जो विपरीत फलक पे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, 3 के विपरीत फलक पे जो होगा वो फाइंड आउट करना। एक यहाँ से कॉमन है, जब एक यहाँ से कॉमन है तो चलो एक जब कॉमन है हम कॉमन ढूंढते हैं। एक यहाँ पे कॉमन है, चलो जी एक कॉमन है, तो जब एक कॉमन है तो एक के क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, तो एक के क्लॉकवाइज घूमे तो 5 है, यहाँ पे एक के क्लॉकवाइज घूमे तो 2 है। ओके, अब फिर 5 के क्लॉकवाइज हमने गया तो 3 है, और फिर 2 के क्लॉकवाइज गए तो 4 है, यानी कि 3 के विपरीत क्या है? तो 3 के अपोजिट आया हमारा 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए को जोड़, अच्छा, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है घटाव, सी का मतलब है गुणा तथा डी का मतलब है भाग, तो इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है? अच्छा, यानी कि इसको रखने पर कौन सा कथन सत्य हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पहला हम चेक करके देखते हैं ए नंबर। ओके, 8, सी का मतलब क्या है? गुणा, फिर 8, ए का मतलब क्या है? प्लस, फिर 8, डी का मतलब क्या है? भागा, डी का मतलब भागा, फिर 8, और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है हमारा माइनस, और फिर 8। देखो 1 8 इंटू 8 प्लस 8 बाई 8 और माइनस 8। ओके, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 64, 8 से 8 गया, ये ख़त्म हुआ, यहाँ पे बचे 1 और माइनस 8। तो फिर यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 64 है और उसमें से -7 करना है, तो 64 से माइनस 7 कर दो, सॉरी 64 है, 64 से -7 कर तो कितना आ जाएगा? 57 आ ही जाएगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ से सेटिस्फाई करता है इस ऑप्शन को। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ है। अच्छा, उनमें से एक अध्यापक, एक व्यवसायी, एक अध्यापक है, एक व्यवसायी है और एक लेखाकार है। 6 व्यक्ति हैं जिनमें से एक अध्यापक है, एक व्यवसायी है और एक लेखाकार है। ओके, करें कि बी और डी अविवाहित पुरुष हैं। जो बी और डी है ना, उनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित पुरुष हैं तथा बेरोजगार भी हैं। बी और डी बेरोजगार भी हैं। ओके, बी और डी अविवाहित पुरुष हैं और बेरोजगार है। कोई भी महिला व्यवसायी जो है, कोई भी महिला व्यवसायी या लेखाकार के रूप में कार्यरत नहीं है। जो कोई भी महिला है वो ना तो व्यवसायी है ना ही लेखाकार के रूप में कार्यरत है। ओके, कह रहे कि परिवार में एकमात्र बच्चा ए है। अच्छा, ए क्या है? यहाँ से एक चीज़ हमें मिला, ए क्या है? ए एक बच्चा है। ओके, ए एकमात्र बच्चा है। चलो, ए हमें एक चीज़ मिल गया। कह रहा है कि सी जो है ई की पत्नी है। सी कौन है? सी कौन है? सी जो है वो ई की पत्नी है। ई की पत्नी है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये इसका पति है और इसकी पत्नी है। पत्नी के लिए हमने निगेटिव चार्ज कर लिया। ओके, और कह रहा है कि सी का भाई कौन है? तो सी का भाई जो है वो, सी का भाई की बात करें तो सी का भाई है एफ। सी का भाई कौन है? तो सी का भाई जो है वो एफ हो जाएगा। अच्छा, चलिए ये हमने देख लिया, ए भी यहाँ पे कन्फर्म
हमें जो डेटा है दिया गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझो, कह रहा है हमसे कि बी और डी अविवाहित पुरुष हैं। बी और डी अविवाहित पुरुष हैं और बेरोजगार हैं। बी और डी अविवाहित पुरुष हैं ये, और क्या है, ये दोनों बेरोजगार हैं, ये भी हमसे कहा है। अच्छा, तो देखिए, एक बच्चा है, बी और डी बेरोजगार हैं, और हमारे पास तब यानी कि तीन लोगों का काम खत्म हो गया। एक बच्चा ही है, बी और डी अविवाहित है, वो बेरोजगार ही है, यानी कि एफ बचा, सी बचा और ई बचा। उन्हीं में अध्यापक, व्यवसायी और लेखाकार को हमें पता करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी महिला व्यवसायी या लेखाकारी के रूप में कार्यरत नहीं है, यानी कि सी जो है ना तो व्यवसायी होगी और ना ही लेखाकार होगी, तो सी क्या होगी, सी जो है वो अध्यापक होगी। सी जो है वो अध्यापक होगी। और एफ और ई बचा, तो उसमें से एक व्यवसायी होगा और लेखाकार होगा। ओके, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इनमें से अध्यापक कौन है, तो सी अध्यापक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया आपको? देखिए, ए तो बच्चा ही हो गया था, बी और डी रोजगार थे, यानी कि तीनों का तो कोई काम ही नहीं है। अब तीन यहाँ पे जो बचे थे, इनमें से तो कोई अध्यापक होता, व्यवसायी होता या लेखाकार होता। उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है कि जो सी थी ना, जो महिला थी, वो न ही व्यवसायी है न ही लेखाकार है, तो भाई बचे अध्यापक का हिस्सा, तो अध्यापक में आ जाएगी। खत्म काम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी चिकित्सक जितने भी चिकित्सक हैं वो क्या हैं, समाज सेवी हैं। ओके, सभी चिकित्सक जो है वो समाज सेवी हैं, और सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए। और सभी समाज सेवी यानी कि सभी समाज सेवी जो है वो पैसे वाले हैं, तो सभी समाज सेवी को जो हैं वो पैसे वाले हैं। ओके, चलिए ये हुआ। अब देखो, हमसे निष्कर्ष में क्या पूछा है, कह रहे कि सभी समाजसेवी चिकित्सक नहीं है। सभी समाजसेवी चिकित्सक नहीं है, सही बात है भाई। अगर आप समाजसेवी और चिकित्सक, अब देखो जब ऊपर से नीचे आते हो ना, तो सिर्फ कुछ वाला कंडीशन, अगर यहाँ पे कुछ होता है वही फुलफिल होता है, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों फुलफिल होता है, तो ये गलत है। चिकित्सकों को पैसा चाहिए, सभी चिकित्सक जो हैं चिकित्सकों को पैसा चाहिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ना खूब पूछे जाते हैं। और स्टेट लेवल में आप ले लो तो आप दरोगा का एग्जाम दो, यूपी पुलिस का एग्जाम दो, या किसी भी पुलिस का एग्जाम दो, तो उसमें क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेंगे, कथन और निष्कर्ष वाले। ओके, चलो देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये बैंक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसे। कंप्यूटर जो है, कह रहा है, कथन है कि कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। कंप्यूटर जो है मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। ओके, निष्कर्ष में देखिए क्या दिया। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर को मानते हैं कि मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है, लेकिन नवाचार तो और भी है ना, और भी तो उपकरण और गैजेट्स हैं, तो ये तो सही नहीं होगा जी, ये तो कतई नाइंसाफ़ी है। और दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है हमसे कि कंप्यूटरों ने मानव जाति को लाभान्वित किया, ये सही है, इसको हम टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे निष्कर्ष में 2 दिया हुआ है सही है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रेखा बी के संदर्भ में उपरोक्त आकृति की दर्पण की छवि क्या है। रेखा ए बी के संदर्भ में उपरोक्त आकृति की दर्पण की छवि क्या है। अच्छा, ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो जब यहाँ पे नीचे दर्पण दिया हुआ है, तो जब भी इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, जब भी इमेज बनेगा तो उल्टा बनेगा। आप इसे उलाटो, जब हम इसे उलाटेंगे तो जो ये वाला तीर का हिस्सा है, एक मिनट देखो आप, जो ये तीर का हिस्सा यहाँ पे ऐसे दे रहा है, सॉरी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके देता हूँ, जो यहाँ पे ऐसे तीर दिया हुआ है, जब वो तीर जब ऐसे तीर है और जब इसे हम उल्टा करेंगे तो वो तीर ऐसे आएगा,
जो तीर है जो ऐसे दिया हुआ है वो तीर नीचे आ जाएगा, आएगा ना जी। जो तीर ऐसे है, अब देखो तिरछा है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये भी तिरछा ही के रूप में ही आएगा ना। अब देखो तीर ऐसा तिरछा कहाँ है, सी पे है, ऐसे टिक करो ऐसे और आगे बढ़ जाइए, उतना सोचना ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अच्छा चलो देखो, इसमें त्रिभुजों को मैं आपको काउंट कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 त्रिभुज यहाँ से हमें मिल गए। ओके, तो क्या 20 ही होंगे क्या? नहीं नहीं, अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 20 तो यहाँ से हो गए, एक देखो ये एक 21 हो गया, हो गया। ये वाला हिस्सा एक 22 हो गया। अब देखो एक ये वाला हिस्सा 23 हो गया, हो गया। एक ये वाला हिस्सा देखो ये 24 हो गया, ये भी हो गया, 24 हो गया। और है कहीं क्या? और देख लेते हैं। 24 हो गया, और कहीं है? 24 के बाद 24 24 24 24 के बाद तो कहीं और तो नज़र ना आ रहा है जी। 24 नहीं, तो फिर कितने इसमें त्रिभुज है? तो इसमें 24 त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। और 4 त्रिभुज और हो जाएंगे, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 24 है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है कि उपयुक्त आकृति को घुमाने पर निम्नलिखित आकृति होगी। अच्छा, यानी कि जो ऐसे हमारा दिया हुआ है ना, अब ये ऊपर स्टार है, ऊपर स्टार है और नीचे ऐसे दिया हुआ है, तो और फिर ऐसे एक है। ठीक, अब इसको उल्टा करो, तो जब आप इसे उल्टा करोगे ना, जब हम इसे उल्टा करेंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा? जब हम इसे उल्टा करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा स्टार नीचे आएगा और ऐसे वाला ऊपर जाएगा। देखो स्टार नीचे कहाँ पे है? स्टार नीचे है और ये वाला ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से, ये वाला डायग्राम सही है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन खत्म होता है। तो दोस्तों देखो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे, उन सबको हमने बारी बारी से सॉल्व किया। और एक बात है, आप यकीन मानो कि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है ना, उसी लेवल को व्यवस्थित करके, उसी लेवल को ध्यान में रख के क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्लेस किए गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक कर लें, शेयर करके, और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, देखो आपको डेली जो है ना रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिलेगा। ओके, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। बाय।